सकते हैं। बहुत चांसेस हैं क्योंकि पूरे पास्ट ईयर के लगभग 10 अटेम्प्ट के मैं एनालाइज किया हूँ और उसमें से फाइंड किया हूँ कि कौन सा जो है वो ऐसा है जो आ सकता है। ठीक है, तो उसी के बेस पे मैं ये क्वेश्चन पेपर बनाया हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला है कि ए बी सी डी 4 पार्टनर्स होते हैं। यहाँ पे ज्वाइंट पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता है, प्रॉमिस करते हैं सामने वाले को, पैसे देते लेते हैं उससे कि बाद में हम लोग पे कर देंगे। बाद में कोई एक पार्टनर नहीं दे पा होता है, तो क्या होता है, अगर एक पार्टनर नहीं दे पा रहा तो बाकी 3 पार्टनर जो बचे वो सारे पे करेंगे, और बाकी में ये तीनों पार्टनर, जो पार्टनर एक नहीं दे पा रहा था, बाद में उसमें से रिकवर भी कर सकते। तो ये ज्वाइंट प्रोमिसर का कॉन्सेप्ट था, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ज़्यादा चांसेज है। फिर से सुन लीजिए कि जिसमें 4 पार्टनर या 5 पार्टनर ज्वाइंटली इक्वली वो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको दे देंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए। बाद में अगर कोई एक पार्टनर नहीं दे रहा है तो सामने वाला जो आदमी पैसा दिया है वो किसी भी पार्टनर से पूरा रिकवर कर सकता है, और बाद में वो पार्टनर जो है वो बाकी पार्टनर से रिकवर कर सकता है। या फिर क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो थ्योरी से है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो वॉइड नहीं होते, तो वही लिखना है एक्सेप्शंस कि कौन से ऐसे ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि वैलिड है इवन विदाउट हैविंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नहीं भी होता तो भी वो होते हैं, क्या होते हैं, वो वैलिड होते हैं, वो वाइड नहीं होते। तो यही एक्सेप्शन लिखना है इसका। खैर, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ कि एक आउटसाइडर है जो कि कुछ सामान खरीदता है कंपनी से और बोलता है कि बाद में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, मतलब क्रेडिट पे लेता है। बाद में जब वो कंपनी को पेमेंट करने जाता है तो कंपनी के कैशियर पे एक इंसान बैठा होता है जो कंपनी का ही है। वो बोलता है कि हाँ, मैं एबल हूँ, मुझे इतनी एंटिटी ने इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि मैं पैसे ले सकता हूँ, तो आप मुझे दे दीजिए और मैं कंपनी को पैसे दे दूंगा। तो कंपनी का ही एम्प्लॉय है, इसलिए वो क्या करते हैं कि कंपनी के उसी ऑफिसर पे को बिलीफ पे, विश्वास पे वो पैसे दे देते हैं। बाद में कंपनी केस करती है कि तुम मुझे पैसे नहीं दिए। तो क्या कंपनी ऐसा कह सकती है कि ये जो आदमी जिसको तुम पेमेंट दिए हो वो वो इतना एबल नहीं था, वो तुमसे झूठ बोलकर पैसे लिया है। ठीक है, वो इतना अथॉरिटी उसके पास नहीं थी कि वो एज ए कैशियर तुमसे इतना पैसे ले सके। तो क्या कंपनी केस करके फिर से पैसे ले सकती है सामने वाले से? फिर से पैसे नहीं ले पाएगी। अगेन सुन लीजिए, एक आदमी आउटसाइडर है जो आता है कंपनी में, ठीक, कुछ सामान खरीदता है और बाद में बोलता है पैसे देने को। बाद में पैसे देने आता है तो उसी कंपनी का कोई एक होता है जो इंचार्ज होता है, वो बोलता है कि मैं कैशियर हूँ, मुझे पेमेंट दे दीजिए, मैं कंपनी को दे दूंगा। वो इंचार्ज को पैसे दे देता है। बाद में कंपनी लेटर लिखती है कि भाई तू मुझे पेमेंट नहीं किया हो। वो बोलता है कि मैं इंचार्ज को पेमेंट किया हूँ। तो बोलता है कि इंचार्ज को तो पेमेंट लेने की अथॉरिटी है ही नहीं, तो मुझे दो, तुम क्यों उसको दिए? और इसके लिए वो केस फाइल करती है, तो कंपनी हार जाएगी। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी देना किसी भी अपने वर्कर्स को, अपने इंचार्ज को, ये कंपनी का इंटरनल मैटर है, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पब्लिक नोटिस नहीं होती, तो सामने वाले को नहीं पता। अगर सामने वाले ने एम्प्लॉय अगर पेमेंट किया है कंपनी के, तो माना जाएगा कि वो कंपनी को ही पेमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लाइबल नहीं होता। ये वाला क्वेश्चन था एक। और देख लीजिए, मतलब आउटसाइडर आया, वो बेचारा बिलीव कर लिया कि हाँ ये जो कंपनी का ही है तो इसी को पेमेंट कर देते हैं। तो अगर उसके पास नहीं भी अथॉरिटी है उतना पेमेंट लेने का, और अगर सामने वाला पेमेंट कर दिया है तो मान लिया जाएगा कि कंपनी को ही पेमेंट किया है, कंपनी फिर से रिकवर नहीं कर पाएगी पैसे। दूसरा क्या है वो सुन लीजिए कि मिस्टर जी हैं जो कुछ सामान भेजे हैं, किसको? मिस्टर एच को, मतलब एक सामने वाले को सामान भेजे हैं, बट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन द इनवॉइस, उनको रिसीव नहीं हुआ है। ठीक, द गुड्स वी आर पैक्ड एंड लाइंग इन द गोडाउन। हाँ, ये वो वाला है कि सामने एक जो है वो सेलर, वो सेल करता है बायर को, और बायर जो है वो परचेज कर लिया, लेकिन गुड्स को जो है वहीं रहने दिया कि हाँ आपके ही गोडाउन में रहने देते हैं। और वो बोलता है सेलर कि नहीं, आप ले जाइए। तो आप यहाँ से ले जाइए। वो क्या करता है कि अपने एजेंट को भेजता है, लेकिन एजेंट सारे सामान को नहीं मतलब ले जा पाते हैं, और कुछ वहीं पे बच जाता है। और बाद में वहाँ पे आ जाता है रेन और सारे सामान उसका नष्ट हो जाता है। तो वो बोलता है सेलर से कि चलो मुझे तुम पैसे दो। ठीक है, ऐसा आप केस मान लीजिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो जिसके पास इसका प्रॉपर्टी इन गुड्स होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सेलर के पास अगर गुड्स है तो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रॉपर्टी इन गुड्स पास हो चुका था। या फिर ऐसा हो सकता है कि जितने का वो पैसे दे दिया था, जितने सामान का, उतने का तो उसके पास प्रॉपर्टी पास हो गया था, तो बाकी के लिए रिस्पॉन्सिबल सेलर होगा। और अगर जितना प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी कि राइट्स पास हो गया था, यानी कि मान लीजिए कि सबका पास हो गया था, तो जो डैमेजेज हुआ है उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि मेन यहाँ पे मुद्दा होता है क्वेश्चन का कि जिसके पास, वही डैमेज क्लेम करेगा जिसके पास राइट्स
और राइट्स इन प्रॉपर्टी था, मतलब जिसके पास उस पर अधिकार था, प्रॉपर्टी पास हो चुका था जिसका, भले पोजेशन सेलर के पास था लेकिन प्रॉपर्टी अगर बायर के पास जा चुका था तो अगर वो गुड्स नष्ट हुई है तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। सेलर तभी रिस्पॉन्सिबल होगा अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर के साथ है, सेलर अनपेड है। अब एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि साइलेंस जो है मेयर इज नॉट अ फ्रॉड, ठीक, कहीं कहीं बोलना पड़ता है तभी आपको बोलना है। तो अगर आप चुपचाप है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉड, तो इसके कुछ सर्कमस्टेंसेस बताने कि कब कब जो है ये एप्लीकेबल है कि मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं माना जाता। आप सवाल पूछ रहे हो, सामने वाला चुप है, फिर भी फ्रॉड नहीं होगा, कब कब वो बताना था। पूछ रहा है नहीं, मतलब साइलेंस है आप, आपका ड्यूटी टू स्पीक नहीं है तो वो नहीं माना जाता है, तो वो चीज़ लिखना था। अगला जो है वो सुनिए कि इसमें क्या होता है कि एक सेलर से बायर जाता है और सेलर से सामान की रिक्वायरमेंट करता है कि इस टाइप के मुझे सामान चाहिए, इस टाइप के हमें वुड चाहिए, ठीक, वुड खरीदने गया, लकड़ी। बाद में क्या होता है कि उस साइज के अलावा अलग साइज का जो है वो सेलर सप्लाई कर देता है। अब उससे के कारण क्या होता है कि सामने वाला बेचारा जो बायर था उसको हो जाता है दिक्कत, उसके पास नहीं लग पाता, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं भाई अपना ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो वो बोलता क्या है कि नहीं, तुम तो मुझको वुड्स के लिए बोले थे ना, तुम स्पेसिफाइड किए थे कि हाँ इतना का चाहिए, मैं वुड्स लाया हूँ, भले ही वो अनफिट है, अब ये कोई और तो खरीदेगा नहीं, तुमको ही खरीदना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर बायर स्पेसिफाइड कर दिया कि हमको इतना मीटर का या इतना इंच का मुझको लकड़ी चाहिए और अगर आप उससे अलग उसको पहुंचा रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। लेकिन अगर जैसा बायर बोला था और वैसा ही सेलर सप्लाई किया है तो यहाँ पे मर्चेंटेबिलिटी आ गई, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यही बताना था। और ड्यूटी बताना था कि दोनों का क्या ड्यूटी है। तो एक का ड्यूटी है वो पूरा स्पेसिफाइड कर दे और सेलर का ड्यूटी है कि उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स मर्चेंट क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर दे। अगला क्वेश्चन जो था वो था आपका किससे, एसोसिएट से, कि एक कंपनी जो है जिसका 50% शेयर सामने वाली हेल्ड कर रही है, ठीक, दो कंपनी हेल्ड करे 50%, तो ये तो वो वाला केस हुआ नहीं, 51% होनी चाहिए, मतलब 50 प्लस होनी चाहिए तभी होगा, 50 का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं एसोसिएट ये सब में। तो यहाँ पे सब्सिडरी का होता है कि 2-3 कंपनी है, ठीक, एक की 2 सब्सिडरीज है और इन सब की एक होल्डिंग है। तो वही मैं पूछ रहा कि क्या जो डाउन में सबसे है कंपनी वो भी सबसे ऊपर वाले की सब्सिडरी होगी, तो होगी, ऐसा जो है वो क्वेश्चन पूछता है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा था कि एक नॉन ऑनर होते हुए भी आपको जो है वो बेटर टाइटल कोई पास कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कोरियर वाला पास कर देता है, ये सब इसी को एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन में क्या था कि नॉन ऑनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर ऑफ गुड्स फॉर वैल्यू, की जो नॉन ऑनर है, ओनर नहीं है वो, लेकिन फिर भी आपको जो है वो गुड टाइटल ट्रांसफर करता है, तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना था। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा हूँ और आप उनसे सामान खरीदें तो मैं एजेंट से भेज दिया, तो ये भी तो टाइटल आपको, मेरे वाला टाइटल ही आपको देगा, मतलब उसके पास भी हक है वो सामान आपको तक पहुँचाने का, तो यही जो है एक्सप्लेन करना था। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है नॉन ऑनर वाला। या फिर ये पूछता है कि अनसर्टेन गुड्स पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एग्रीमेंट बनाते हैं, तो कैसे कैसे उसको अप्रोप्रिएशन में लाते हैं, तो उसको पहले अनसर्टेन से सर्टेन करते हैं, फिर प्राइस डिटरमाइन पर क्या क्या ये सब पूछे होती है, तो ये भी थ्योरी में पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है, मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है, हैज़ बीन फाइटिंग अ लॉन्ग राउंड लिटिगेशन विद वाई, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उनका जो है वो झगड़ा चल रहा है किसी से। टू सपोर्ट हिज लीगल कंपेन ही एनलिस्ट द सर्विसेज टू मिस्टर सी, अ जुडिशियल ऑफिसर, स्टेटिंग दैट अमाउंट ऑफ 10 lakhs वुड बी पेड टू हिम इफ ही डज नॉट टेक अप द ब्रीफ ऑफ मिस्टर वाई। मतलब देखिए, लीगल काम करने के लिए, लीगल काम हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, आप पैसे दे रहे हैं किसी को कि चलो मेरे काम में आकर तुम इसको इंटरप्ट कर दो, मतलब होता है ना घूस देना, ऐसा। तो इसके केसेस में क्या होता है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक। अब वॉइड अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लीगल प्रोसीडिंग्स में, तो आप जो पेमेंट कर दिए हैं सामने वाले को, अगर वो आपको पैसे नहीं भी लौटा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, क्योंकि किसी को आप कंपेन नहीं कर सकते कि मतलब किसी को पेमेंट करना लीगल प्रोसीडिंग्स में, इलीगल चीज़ों को लाना, ये वॉइड एग्रीमेंट होता है। अगला क्वेश्चन जो था वो ये था कि एक जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक, वोटिंग राइट है उसके पास, और कितना है, एबीसी लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स टू एक्सवाईजेड लिमिटेड 15 करोड़, ठीक है, और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स भी दे रखी है 40 करोड़ का, ठीक। आफ्टर द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ इसका हो जाता है, नॉन कन्वर्टिबल 120 का होता है। तो देखिए नॉन कन्वर्ट, ये पूछ रहा है क्या, एसोसिएट, तो एसोसिएट कंपनी के केस में हम सिर्फ इक्विटी को देखते हैं, नॉन कन्वर्टिबल को नहीं देखेंगे, कन्वर्टिबल को देखते हैं, नॉन कन्वर्टिबल को हम नहीं देखते हैं, तो 15 करोड़ के अकॉर्डिंग वो एसोसिएट नहीं होता, ठीक, क्योंकि उसके लिए जो कंडीशन है, कंडीशन फुलफिल करना पड़ती है 20% प्लस वाला, और उतना अगर नहीं है तो आप वहाँ पे एसोसिएट नहीं माने जाएंगे, आपका वो सब्सिडी नहीं बन पाए। अगला देखिए, ये जो है वो पार्टनर्स वाला, कि एम्प्लॉय जो है वो काउंट नहीं होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि ये काउंट नहीं होते हैं। और
क्या है, एक्स एम्प्लॉय शेयर्स रिलेटेड टू द अदर्स, अदर्स ये तो काउंट होंगे क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय वाला केस नहीं, और ये 10 ज्वाइंट हैं तो ये 5 काउंट होगा। और ये जोड़ कर देख लीजिए, अगर ये 200 से प्लस हैं तब तो रिड्यूस करने की ज़रूरत है प्राइवेट में बदलने के लिए, और अगर 200 से बिलो है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक था जो कंडीशन और वारंटी दोनों में डिफरेंस पूछता था, और ये भी पूछता था उसमें कि कब आप कह सकते हैं कंडीशन को कि वो वारंटी का ब्रीच हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे केसेस थे जिसमें अनसेपरेबल गुड्स होता है तब करते हैं, या वारंटी को अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया है, गारंटी के ब्रीच को वारंटी तो कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जिसमें था कि पार्टनर्स हैं, सभी काम कर रहे हैं, एक मर चुका है और उसके मरने के बाद जो है वो आप डील किए हैं कुछ, ठीक है, सामने वाले पार्टी से, बाद में आप नहीं पे कर रहे हैं, और जो मर गया बेचारा उसका भी आप नाम रिमूव नहीं किए, तो क्या वो भी लायबल होगा पेमेंट के लिए? तो लायबल तब तक होगा जब तक वो जिंदा था। जब तक जिंदा था जितनी प्रॉब्लम्स हुई है, जितना लॉसेज हुआ उसको बियर करके, उसके बाद क्या हुआ वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो पार्टनर मर चुका है उसके बाद जो भी हुआ उसके लिए वो लायबल, उसकी प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी, उसका लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगा। लिमिटेड कब तक? जब तक वो पार्टनर था। अनलिमिटेड रहेगा जब तक वो पार्टनर था, उसके बाद नहीं। द जनरल इज दैट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आ गया कि एग्रीमेंट जो है बिना कंसिडरेशन के वॉइड होता है। इसको आप एक्सेप्शन बताइए इसका, ठीक है, तो आप एक्सेप्शन बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखिए लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ फर्म एंड द लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर टू द थर्ड पार्टी। ये बताना है कि मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी के साथ फर्म गलत की है तो एक पार्टनर कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, या पार्टनर नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर पार्टनर ने गलत किया है तो कैसे वो फर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये म्यूचुअल एजेंसी होता है, यहाँ पे सभी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर थर्ड पार्टी जानती है इस फैक्ट को तो फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ये चीज़ें था। अब ये एक और क्वेश्चन ओपीसी से था कि ओपीसी आप बनाए हैं और आपकी बहन जो है वो यहीं की थी, उसमें क्या थी, वो नॉमिनी थी आपके ओपीसी में, वो इंडिया को परमानेंटली छोड़ कर जा रही है, तो इसमें आपको बताना है कि ड्यू टू द फैक्ट सी इज विदड्रॉइंग, वो अपना कंसेंट विदड्रॉ कर रही है, तो ऐसा भी है, हाँ आप विदड्रॉ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंडेटरी नो, आप बाहर भी रहकर ओपीसी में काम कर सकते हैं। तो ओपीसी का कंडीशन था वो वहाँ पे लिखना है। या फिर क्वेश्चन में ये पूछ सकता है आपसे कि आप किसी से आप पेमेंट लिए हैं, क्या है, एम वन ऑफ द 4 पार्टनर्स ऑफ एक्स ही ओवेज सम ऑफ मनी 6 करोड़ टू हिज फ्रेंड जेड, ही इज़ अनेबल टू पे। हाँ, इसमें क्या है कि पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं, अब आपका किसी पे पैसा बकाया, आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं जो पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ वो मैं अपना ट्रांसफ़र करके अपने जो मेरा फ्रेंड है उसको दे देता हूँ जिसका मुझ पे पैसे बाकी है। तो ये कैसे कैसे हो सकता है वो यहाँ पे लिखना था। अगला देखिए, हाँ ये वही लिखना है कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या, आसानी से तो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सब कुछ सेटल करना पड़ता है। और जब वो ट्रांसफरी जो सामने आ जाएगा, जब वो पार्टनरशिप में जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो उसके क्या क्या राइट्स होंगे, हर चीज़ वो नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें लिखनी थी। या फिर ये हो सकता है कि जब आप बासमती राइस ऑर्डर किए, ठीक, एज ए बायर, और स्पेसिफाई कर दीजिए कि मुझे यही जो है वो राइस चाहिए, लेकिन बाद में क्या होता है कि सेलर जो है आपको गलत मतलब राइस प्रोवाइड कर देता है, मिक्स राइस प्रोवाइड कर देता है, तो आप जो है इसके खिलाफ जो है सेवियर टेम्पटर लगाकर ये कर सकती, एज पर मर्चेंटेबिलिटी एज पर क्वांटिटी, तुमने सप्लाई नहीं किया तो एज ए सेलर तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि तुम्हें लेंथ बताना चाहिए। तुम्हें मैं जैसा स्पेसिफाई करके एज ए बायर एक बोलता है कि हाँ इस क्वालिटी के मुझे या फिर इस साइज़ के मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो उसी साइज़ के प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन अगर बायर उस टाइप का स्पेसिफिकेशन नहीं दे पाता कि हमें किस टाइप का राइस चाहिए, किस साइज का गुड्स चाहिए, तो अगर सेलर सप्लाई किया है तब आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप जो है वो क्या है एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ, आप ऐसा नहीं है कि उसको आप डिनाई कर देंगे कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगी। अगर आपने एक स्पेसिफिकेशन दे दिया गुड्स के बारे में एज ए बायर सेलर को कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, अगर वो प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड किया है वो, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल। और अगर आपने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, सिर्फ राइस बोला, और अगर उसने वो राइस प्रोवाइड किया है, तब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसी भी चीज़ के लिए आपको पेमेंट करना होगा। एक ये क्वेश्चन ऊपर हमने जैसे पढ़ा था वो वुड्स वाला कि लकड़ी का बता दिया था कि इतने इंच का चाहिए और उतने इंच का नहीं पहुंचाया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल, और अगर उतने इंच का पहुंचा दिया और बायर इधर उधर कर रहा है, नहीं पेमेंट कर रहा है, तो बायर रिस्पॉन्सिबल। अगला क्वेश्चन फिर वही है कि आप किसी भी कंपनी से पैसे लिए, मतलब आप पे पैसे बाकी है कंपनी का, क्यों? क्योंकि आप क्रेडिट पे कुछ सामान खरीदे थे, बाद में आप कंपनी को पे करने गए तो वहाँ पे कैशियर था जो बोला कि मुझे दे दीजिए, मैं पैसे जो है कंपनी के बिहाफ पे ले लेता हूँ, आप उसे दे दिए। बाद में कंपनी करे कि नहीं, जिसको तुम दिया उसको अथॉरिटी नहीं था पैसे लेने का, तुम मुझे पैसे दो, फिर से दोबारा पैसे दो, तो इसके लिए वो केस करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो कौन पास हो, कौन जो है वो इसमें जीतेगा? जीतेगा जो आउटसाइडर है। क्यों? क्योंकि किसके पास कितना पावर है ये आउटसाइडर नहीं जानता, ये इंटरनल अफेयर है और वो बच जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ, हाँ वही वाला सर्टेन गुड्स को पहले सर्टेन किया जाता है और उसमें प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, ये सब कुछ जो है वो इसेंशियल एलिमेंट्स है। अनसर्टेन गुड्स के सर्टेन बनाकर उसका अप्रोप्रिएशन किया जाता है। अगला देख सकते हैं आप, इसमें क्या है, इसमें है कि सामने वाला एक माइनर है, ठीक, आप वो गलती से अपना एज बता देता है कि मैं जो हूँ मेजर हूँ और आपसे साइन करवा लेता है। तो मान लीजिए आपसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, तो माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में है, तो ये वॉइड अबेन इशू है। अगर आप उससे कुछ भी कितना भी पैसे दिए हैं तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि उसके फादर या फिर उसके पेरेंट्स से रिकवर कर ले, तो अगर उसके पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर वो प्रेजेंट थे या फिर अपने वो गार्जियन के बिहाफ पे पैसे लिया, तब आप गार्जियन से रिकवर करेंगे। अगर गार्जियन के बिहाफ पे वो नहीं लिया है, आप और सिर्फ वो माइनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और जो उसके गार्जियन है वो अनअवेयर थे, तो सेलर को कुछ भी नहीं रिकवर होगा। आगे देखिए, कोई डांसर थी जिसको परफॉर्मेंस करना था, ठीक है, 60 डेज़ के लिए वो परफॉर्मेंस कर रही थी। फिर बाद में क्या हुआ कि किसी दिन उसको प्रॉब्लम हो गया और वो परफॉर्म करने नहीं गई, ठीक है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट सी वाज सपोज टू परफॉर्म एवरी वीकेंड, हर वीकेंड में करना था और उसे 10,000 मिलना था हर परफॉर्मेंस का, लेकिन उसे एबसेंट नहीं होना था। हाउएवर आफ्टर अ मंथ सी अबसेंट, लेकिन 1 महीने के बाद वो अबसेंट हो गई, परफॉर्म नहीं कर पाई पर्सनल रीजन के कारण। तो आपको बताना है कि क्या होगा, क्या उसके राइट्स टर्मिनेट किया जा सकता है? हाँ, टर्मिनेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो सामने वाली जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देना था वो उसको टर्मिनेट कर सकता है। आप चाहें तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप डैमेजेस भी क्लेम कर पाएंगे क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक। लेकिन जो सामने वाला जिसने गलती किया है वो कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएगा, वो कंटिन्यू आप चाहें तो कर सकते हैं। वो क्वेश्चन 3 पूछा था। या फिर ऐसा भी होता है कि लोन के लिए जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक आदमी को अलाउ कर रखा है, वो आदमी जाता है और पैसे निकाल कर सामने वाले से फिनांस कर कर लाता है आपके पास। बाद में जो है वो जिससे वो फिनांस करके लाए वो लेंडर आपके पास पहुंचता है, कहता है कि मुझे पैसे जो है वो टाइम हो गया आप लाइए। तो कंपनी कहती है कि हैं कितना पैसे दिए? तो 18 लाख। तो बोलता है कि नहीं, इतना तो ये इंसान को आपसे पैसे लेने ही नहीं चाहिए, इतना तो मैंने अथॉरिटी ही नहीं दे रखा था। तो ये भाई इंटरनल अफेयर होता है और सामने वाली पार्टी जो है वो बच जाएगी, ठीक। तो ये बात है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला केस नहीं आएगा, यहाँ पे इंटरनल अफेयर वाला आएगा। फिर से सुन लीजिए कि एक आउटसाइडर से पैसे ले लिया कोई जाकर, कंपनी का आदमी, मुझे इतना पैसे चाहिए कंपनी के लिए, दे दिया लेंडर। अब बाद में जब लेंडर पैसे ले लिया तो कंपनी बोलती है कि जिसको तूने पैसे दिए थे ना वो 18 लाख नहीं, वो सिर्फ 9 लाख ही ले सकता था, उसको 18 लाख का एबिलिटी नहीं था। तो बोलेगा सामने वाली कंपनी की ये तो इंटरनल अफेयर है, ये तो आप डिसाइड करेंगे ना कि कौन किसका कैपेसिटी है। मैं तो सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ूंगा, आर्टिकल तो पढ़ूंगा नहीं कि इंटरनल किसके पास कितना पावर है। तो चलिए मेरा पैसा लाइए और कंपनी को देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि लिक्विडेटेड डैमेजेज इज ए जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ कंपेंसेशन और डैमेजेज फॉर ए सर्टेन एंटीसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, लिक्विडेटेड डैमेजेज जो है मतलब हाई लेवल के डैमेजेज होते हैं। इसी चीज़ को बताना है कि लिक्विडेटेड डैमेजेज और पेनाल्टी दोनों में डिफरेंस कैसे है, तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक जो है वो इंडियन सिटीजन है और ये क्या हुआ है, इंडिया में वो रहे हैं कितने दिन के लिए, 130 दिन के लिए। ही अपॉइंट मिस्टर एज अ फॉरेन सिटीजन एज हिज नॉमिनी, ओपीसी में नॉमिनी इसको नॉमिनेट किया है, ठीक। और क्या हुआ, वो नॉमिनी भी 125 डेज़ के लिए रहा है। कह रहा है कि क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या ओपीसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आप ये प्रिवेल कर लेते हैं टाइम पीरियड वाला, तो वो तो ओपीसी का यहाँ पे कंडीशन लिखना था, ओपीसी वाला कि क्या क्या कंडीशन है ओपीसी के। अगला क्वेश्चन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि पार्टनरशिप में क्या क्या इंसेंशियल एलिमेंट्स है जो ये बताते हैं कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक। और कोई दो को एक्सप्लेन भी करना है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि वैलिड बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं। 16 ईयर कोई है, वो बोरो लोन किया तो स्टार्टिंग से वाइड अब इश्यू हो जाता है, ठीक। अब बाद में वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, अब वो मैच्योर हो गया तो उससे कुछ मतलब नहीं, वाइड अब इश्यू होता है तो। या फिर कोई फॉरेन पोर्ट वाला जो है वो केस था कि जे कॉन्ट्रैक्ट करता है कार्गो से और जेस गवर्नमेंट आफ्टर वार डिक्लेयर वार कर देती है तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाता है, तो ये वाइड एग्रीमेंट हो जाता है। तो यही बताना, वैलिडिटी बनाता ना था। और पूछ रहा है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, इसके सैलिएंट फीचर्स को बताइए, ठीक है। या फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन हम पीछे भी पढ़ें कि 36 करोड़ एक आदमी जाता है कंपनी के बिहाफ पे ले लेता है, कंपनी का ही वो आदमी है। बाद में कंपनी कहती कि नहीं, इसको 36 करोड़ नहीं सिर्फ 30 करोड़ ही निकालने का पैसा था, इसके पास पावर था। तो बाद में सामने वाली कंपनी कहेगी मुझे नहीं पता, ये आपका इंटरनल अफेयर था, आप समझिए, मुझे 36 करोड़ और इंटरेस्ट चाहिए और वो कंपनी को देना पड़ेगा। यहाँ पे वही है कि फिर पर्सनल पर्पज़ के लिए एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो बताना है कि वैलिड है या नहीं है। भाई वैलिड कैसे है, ये तो वॉइड अब इश्यू हो जाएगा ना। जे कॉन्ट्रैक्ट कार्गो वाला वो रिपीट हो गया, सॉरी। एक्स वाई जेड पार्टनर होते हैं, ठीक, वो बिजनेस कर रहे होते हैं और एक्स की जो बीवी है
और वाई की जो क्या है, और वाई दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, यानी कि पार्टनर में और एक सामने वाले की बीवी के, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो एक की बीवी जो है वो बैडली हर्ट हो जाती है, तो वो चाहता है कि सामने वाला आदमी को निकाल दो। मतलब 3 पार्टनर हैं, मान लीजिए कि मैं और 2 पार्टनर हैं, मेरी बीवी गई तो किसी वजह से सामने वाले पार्टनर से लड़ाई हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये पार्टनर को निकाल दिया जाए, तो कैसे निकाला जा सकता है? ऐसे तो नहीं कि मैं कह दूंगा तो निकाल दिया जाएगा, मैं बोलूँ कि निकाल दो तो वो लोग निकाल भी दिए, तो ये तो गलत कर रहे हैं। पहले उसको चांस दीजिए हियर्ड करने का, जो इन फेवर ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए फर्म का, जो भी सब कुछ उसका जितना प्रॉफिट में शेयर है वो सारा शेयर उसको दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करने के बाद ही आप उसको एक्सपेल कर सकते, इतनी आसानी से एक्सपेल नहीं कर सकते। अब अनसर्टेन गुड्स को कैसे अप्रोप्रिएट किया जाता है, ऊपर भी ये क्वेश्चन था, बहुत बार रिपीट कर दिया है। स्टेट एनी 4 ग्राउंड्स ऑन विच कोर्ट जो है वो किस किस ग्राउंड पे डिजोल्व कर सकती है एक फर्म को, जैसे कि वो कंटिन्यूटी लॉसेस पे चलती है तो उसको डिजोल्व करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। एक और क्वेश्चन है चिनैया और क्या था, रमैया वर्सेस चिनैया वाला केस का, और इसमें होता है कि आप जो है किस एग्रीमेंट साइन किए कि देखो मेरे मरने के बाद मेरा जो प्रॉपर्टी, या फिर मैं जिंदा भी हूँ और मैंने तुमको इतना प्रॉपर्टी दे रहा हूँ इस कंडीशन पे 10 एकड़ दे रहा हूँ कि 1 एकड़ जो है मेरे बच्चे के लिए छोड़ देना तुम। अब बाद में मैं मर गया तो वो 1 एकड़ उसको देना है, क्योंकि कंसिडरेशन पास कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं दे रहा था तो नहीं दे रहा था तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, एक साउंड सिंडिकेटेड लिमिटेड, ये क्या हो गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, वही क्वेश्चन है कि सामने वाला गया पैसे लिया कंपनी से और बाद में कंपनी कह रही है कि तुम जो रिटर्न जिसको किए हो मेरे कंपनी के मेंबर को, वो उतना उसके पास अथॉरिटी नहीं था तो तुम मुझको पैसे दो, उसको तुमने क्यों दिया, तो ऐसा वो नहीं कह सकती है, कंपनी लायबल होगी। अब बीसीआर में आ जाइए, देखिए तो टोटल क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ चुके हैं और इन सब में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, रियली मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। खैर एक प्राइस टैग लाइन वाला देख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय डायगोनल कम्युनिकेशन पूछ सकता है, क्या है बीसीआर में। एक्टिव पैसिव में चेंजेस पूछ सकता है, बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशंस के, जो कि मतलब कम्युनिकेशन होने से रोक देते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है कन्वर्ट करने को। सर्किट और स्टार्ट नेटवर्क दोनों को एक्सप्लेन कीजिए क्या है दोनों, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, और पारा लैंग्वेज क्या है कम्युनिकेशन में, पारा लैंग्वेज उसको बताइए, या वर्टिकल या फिर चेन नेटवर्क को बताइए क्या है कम्युनिकेशन में, और जेंडर बैरियर क्या है, मेल के लिए अलग फीमेल के लिए अलग, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल मतलब ग्रेपेवाइन, प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशंस के, एटीट्यूड बैरियर क्या होता है, अपने थॉट्स वाला एटीट्यूड बैरियर, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स द ट्रूथ वाइल स्पीकर में प्ले विद द वर्ड्स, हाँ आपको वर्ड्स को अच्छे तरीके से यूज करना पड़ता है, कैसे कैसे इफेक्टिव आप कम्युनिकेशन करेंगे वो चीज़ आप एक्सप्लेन कर दीजिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे करते हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, या फिर इनकोडिंग मैटर इज एन इंपॉर्टेंट, कि मैटर को इनकोड करना क्यों ज़रूरी है ताकि वो समझ में आए, हर कोई इंटरप्रीट कर पाए। एक वेल ड्रेस्ड जो इंसान होता है वो अच्छा ऑर्गेनाइज लगता है कि हाँ ये ठीक ठाक है, अच्छे से बोल पाएगा, लेकिन जो एक पागल की तरह बेवकूफ़ की तरह रहता है वो उससे कम्युनिकेशन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करना था। और क्वेश्चन देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या है, एस्थेटिक कम्युनिकेशन क्या है, 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल को ग्रेपेवाइन कहते हैं, या फिर जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश में डिफरेंस बता सकते हैं। सारे क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट था। खैर यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे और ये सारा पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। अब एक सेकेंड, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पूछे जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे इससे मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट के पूछे जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ देख लिए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। मेन है सेलर वाला एक देखे थे हम कि जैसा स्पेसिफाइड किया गया वैसा ही प्रोवाइड करेगा तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन अगर वैसा प्रोवाइड नहीं किया है तो एज ए सेलर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, सेवियर टेम्पटर अप्लाई हो जाएगा वहाँ पे उसका एक्सेप्शन। और हम लोग क्या देखे थे, मतलब मेन की बात कर रहा हूँ, आप ट्रांसफ़र अपना इंटरेस्ट कैसे कर सकते हैं किसी आउटसाइडर को, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर आप अभी जुड़ रहे हैं। अच्छा ओम सिंह प्रभा चौधरी, देखो अब अगर अभी जुड़े हो तो पीछे करके देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है 26 मिनट का, और बहुत सारा क्वेश्चन मैं बहुत क्विकली बता दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न इस बार होने वाला है, बहुत टफ नहीं होने वाला है, मैं कह रहा हूँ अभी भी
दिसंबर अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इतना टफ नहीं होते रिलेटेड टू जून अटेम्प्ट। तो सिंपल था क्वेश्चन, मतलब देखिए मैं प्रीवियस 10 अटेम्प्ट में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ऐसा लगता है कि आ जाएगा इस बार, मतलब बाकी जो सारे हैं वो थोड़े इजी लगे तो उस चीज़ को मैं एक साइड में रखा। क्यों? क्योंकि वो इजी वाले ऑलरेडी आपके माइंड में, मैं उन क्वेश्चंस को उठाया जो कि बिल्कुल हिडन है, आपसे ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन में शायद कभी नहीं देखा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं आऊँ। थ्योरी वाले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ये देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, जबकि इसका मतलब सिर्फ यही था कि आउटसाइडर जो है वो कोई सामान परचेज किया था क्रेडिट पे कंपनी से, बाद में वो कंपनी को पे करने गया, तो कंपनी का एक एम्प्लॉय जो है वो बोला कि मैं अभी ले लेता हूँ, कैशियर यहाँ पे नहीं है, तो आउटसाइडर दे दिया उसको, और बाद में कंपनी केस की कि नहीं तुम जिसको पे किए ना उसको ये अथॉरिटी नहीं था पैसे लेने का, तुम मुझको फिर से दो। तो सामने वाला आउटसाइडर भी बोलेगा कि नहीं देखिए ये आपका इंटरनल मामला है, किसके पास पावर है किसके पास नहीं है ये आप इंटरनली डिसाइड करते हैं, हमें नहीं पता, मैंने पे किया और मैं बच जाऊंगा, और बिल्कुल वो बच भी जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के कारण। और वैसे ही देखिए लंबे लंबे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना लंबा। इसमें क्या था कि एक सेलर जो है वो सेल करता है सामान, लेकिन बायर पूरा सामान अपने पास नहीं ले जाता, लेकिन प्रॉपर्टी इन गुड्स उसके पास हो गया है, प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स राइट उसके पास जा चुका है, अब मालिक वो है। और बाद में बरसात आई, बाढ़ आई, और उसके सारे जो है वो जो सेलर के पास उसका सामान था वो ख़त्म हो गया, और कुछ कुछ सामान जो वो ले गया था वो ख़त्म नहीं हो पाया। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो भाई जब राइट्स अगर पास हो गया था बायर को तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर राइट्स अभी सेलर के पास था तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, सिंपल। और कुछ केसेस थे जहाँ पे साइलेंट जो है वो फ्रॉड नहीं माना जाता, कब? जब तक ड्यूटी आपका स्पीक बोलने का ना हो तब तक आप नहीं बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये पूछ रहा है, मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, इसका एक्सेप्शन हम देखे थे। खैर दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लाइव सेशन में ख़त्म करता हूँ अभी।